हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महाटायट के साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो 2023 में IBPS पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे और ये सारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के, जिस पे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। सबसे पहले हम साउंड का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो साउंड है ह्यूमन बीइंग का कहाँ से आता है? लैरिंग। ठीक है, लैरिंग्स जो है ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग का। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूमन बीइंग्स में साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लैरिंग्स से। ठीक है, और लैरिंग्स के भी दो पार्ट है, वोकल कॉर्ड और ट्रकिया। तो ये तीनों भी चीज़ें जो है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बीइंग में। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड, दूसरी है फ्रीक्वेंसी, तीसरी है वेवलेंथ और फोर्थ है टाइम पीरियड। ये तीनों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टीज साउंड की। और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो है लाउडनेस और पिच। ये दोनों भी चीज़ें साउंड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टेंस that is a vibrating body from its mean। ठीक है, जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। यहाँ देख सकते हो आप, ब्लू कलर की लाइन जो है वाइब्रेशन बता रही है। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस से जहाँ तक के साउंड वाइब्रेट होता है, ये जो डिस्टेंस है ग्रीन एरो में, वो कहलाता है एम्पलीट्यूड, जो कि साउंड की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और जो लाउडनेस होती है ह्यूमन बीइंग में, जो आवाज़ मोटी आती है, वो इसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। आपने देखा होगा मैन और वुमेन की आवाज़ में डिफरेंस होता है, मेल और फीमेल की आवाज़ में डिफरेंस होता है, क्योंकि मेल की आवाज़ जो होती है वो लाउड होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एम्पलीट्यूड। ओके, तो एम्पलीट्यूड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साउंड की। डेफिनेशन एक बार और रीड कर लेते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज ऑफ एन वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, यानी स्टार्टिंग पोजिशन से कहाँ तक के साउंड डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका जो लेंथ है वो होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है वो कहलाती है साउंड की फ्रीक्वेंसी। और आपको यूनिट याद रखना है, यूनिट हमेशा पूछता है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज है। अब आप समझ लो फ्रीक्वेंसी होती क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट से हमने ऊपर गए, ये एक एम्पलीट्यूड है ना, ये हमने देखा ना, जो स्टार्टिंग पोजीशन से जो ऊपर एक डिस्टेंस कवर कर रहा है कर्व, वो है एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया क्रेस्ट, यानी लाउडनेस। एम्पलीट्यूड जो ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, और एक नीचे आ रहा है। तो एक ऊपर और एक नीचे मिलाकर एक वाइब्रेशन होता है। फिर यहाँ पे फिर एक और ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, ये दूसरा वाइब्रेशन। यानी एक क्रस्ट और एक थ्रस्ट मिला के एक वाइब्रेशन हो रहा है, और दूसरा क्रस्ट और दूसरा थ्रस्ट मिला के दूसरा वाइब्रेशन हो रहा है। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन को कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड। एक वाइब्रेशन जो 1 सेकेंड में हो रहा है, एक क्रस्ट बनता है, यानी ऊपर गया हमारा लाउड एम्पलीट्यूड, ये एक एम्पलीट्यूड हो गया, और एक नीचे आया जो लो वॉइस भी ट्रफ होता है, दूसरा एम्पलीट्यूड। एक ऊपर और एक नीचे मिलाकर एक वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी साउंड की फ्रीक्वेंसी। फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, ये सेकंड वाइब्रेशन, तो 2। तो यहाँ पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी हुई? 2 हुई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलाकर एक वाइब्रेशन होता है साउंड का। और जो ऊपर जाता है साउंड, उसकी जो लेंथ होती है वो होता है एम्पलीट्यूड। नीचे आता है, ये भी क्या होता है? एम्पलीट्यूड। ये एक एक एम्पलीट्यूड है, और एक ऊपर वाला एम्पलीट्यूड और नीचे वाला एम्पलीट्यूड मिला के बनती है साउंड की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट नहीं भूलेंगे, हर्ट्ज है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक वाइब्रेशन के लिए, पूरा एक फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड रिक्वायर होता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड, और ये सेकेंड्स में मेजर होता है। तो एक फ्रीक्वेंसी जो होंगी साउंड की, वो किसके बराबर होंगी? 1 बाय टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पे जो है न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है, आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना पड़ता है, या आपको टाइम पीरियड दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी
फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के एक फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे 2 है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो टाइम लगता है कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए, यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ को कंप्लीट करने के लिए, वो कहलाता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेवलेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। अब ऊपर वाले 2 क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, ऊपर वाले क्रेस्ट का आपस में जो डिस्टेंस है वो कहलाता है वेवलेंथ। आप आसानी से देख सकते हो 2 क्रेस्ट के डिफरेंस को कहा है वेवलेंथ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। साउंड कितने टाइप के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट महाटेट में भी इससे क्वेश्चन बने हैं और टाइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ऑडिबल, एक होता है इनऑडिबल। तो जो साउंड हम सुन सकते हैं वो ऑडिबल होता है, उसकी रेंज आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यही रेंज को हम ह्यूमन बींग सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा साउंड तो हम सुन नहीं सकते। एनिमल्स सुनते हैं, कुछ स्पेशल एनिमल्स जो है उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ऐसे साउंड को सुनने की 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, और 20,000 से ज़्यादा भी हम नहीं सुन सकते साउंड, ये भी एनिमल्स में ही होती है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये रेंज याद रखेंगे हम, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, उससे ना कम सुन सकते हैं और ना 20,000 से हम ज़्यादा सुन सकते हैं। इनऑडिबल साउंड उसका जस्ट अपोजिट है, लेस देन 20 हर्ट्ज और मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ये रेंज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये रेंज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की लाउडनेस। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखेंगे कि मेल का जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होता है, फीमेल का लाउडनेस कम होता है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ तक के वाइब्रेट हो रहा है फर्स्ट साउंड, यानी फर्स्ट जो ये क्रेस्ट दिख रहा है आपको, कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ तक के साउंड जा रहा है, ये कहलाता है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्रेस्ट और नीचे की तरफ आ रहा है तो ट्रफ। तो ऊपर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना एम्पलीट्यूड, ये है एक एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा लाउडनेस रहेगी। ठीक है, और लाउडनेस का मेजरिंग यूनिट है डेसिबल, कैपिटल डी और स्मॉल डी। ये आप याद रखोगे, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी याद रखना। और लाउडनेस जो है डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखे ना साउंड की पहले, उस पर डिपेंड करती है ये लाउडनेस। मेल में लाउडनेस ज़्यादा होती है क्योंकि वो साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जबकि फीमेल में लाउडनेस कम होती है। उसमें जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ना पिच, वो ज़्यादा डिपेंड करती है। तो हम भी डिस्कस करेंगे आगे। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मोर, साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लेस, साउंड प्रोड्यूस इज फीबल। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेंगे साउंड की। तो पिच, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड। तो पिच और की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, आपने देखा होगा जो फीमेल्स होता है उनका पिच बहुत ज़्यादा होता है। इस पर क्वेश्चंस बने भी है और आगे भी बनने के चांसेस है कि मेल का पिच ज़्यादा होता है कि फीमेल का। तो फीमेल का पिच ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। देख रहे हो आप, ज़्यादा वाइब्रेशन है यानी पिच ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लो, पिच इज लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई, पिच इज हाई। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होंगी पिच उतनी ज़्यादा होंगी, इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पिच से। पिच बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो पिच बढ़ेगा, और ये दोनों भी चीज़ें ज़्यादा फीमेल में होती है, ये भी आप बात याद रखोगे। ठीक है, और पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। और पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होंगी उतना ज़्यादा पिच होगा, और ये फीमेल में ज़्यादा होता है। तो ये दोनों चीज़ें क्वालिटी बताती है साउंड की, कि साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर पिच ज़्यादा है तो फीमेल, और अगर लाउडनेस ज़्यादा है तो मेल। ये भी आप याद। तो ये यहाँ पे आप डिफरेंस आसानी से देख सकते हो। पिच वाला जो है उसमें वाइब्रेशन आपको नज़दीक नज़दीक और जल्दी जल्दी दिख रही है, बहुत सारे वाइब्रेशन हो रहे हैं, यानी बहुत सारे क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं, जिसमें लाउडनेस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो रहा है ना। जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो साउंड जा रहा है
वो बहुत, उसका डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन जो वाइब्रेशंस है वो बहुत कम है। इसीलिए यही वजह है कि मेल का साउंड जो है वो लाउड होता है और फीमेल की पिच ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो याद रखेंगे, मेल में लाउडनेस ज़्यादा होती है, पिच कम होता है, फीमेल में पिच ज़्यादा होती है, लाउडनेस कम। साउंड से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोनार। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। सोनार का फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें पानी के अंदर जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है उसको मेजर करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है, पानी के अंदर का साउंड मेजर करने के लिए। ठीक है, ऊपर नहीं, अंदर, पानी के अंदर। ये फ्रीक्वेंसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की जो टेक्स्ट बुक है 7th स्टैंडर्ड की, उसमें ये दिया हुआ है कि सा रे गा मा पा धा नी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अभी हमने देखा फ्रीक्वेंसी होती क्या है ना। तो सा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन 256, रे की 280। तो आप इसको सारे गामा पा तो आप याद ही रहता है, नंबरिंग के थ्रू आप इसको याद कर लीजिए। सा की सबसे कम होती है और पा धा नी की सबसे ज़्यादा होती है, 2 2 3 3 3 4 4। ठीक है, तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर सकते हो। साउंड स्पेक्ट्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया आपको 2 टाइप के होते हैं, एक ऑडिबल, एक होता है इनऑडिबल। तो इंफ्रा साउंड जो है वो 20 के नीचे आ जाते हैं, जो हाथी और डॉल्फिन्स वगैरह ऐसे साउंड को सुन सकते हैं, बिलो 20 हर्ट्ज। ह्यूमन बींग्स का तो रेंज 20 से ऊपर होता है, 20 से नीचे तो हम सुन ही नहीं सकते। तो 20 से ऊपर यानी 20 से लेके 20,000 तक हर्ट्ज हम सुन सकते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है हर्ट्ज है, यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है साउंड की। और 20,000 से ज़्यादा भी हम नहीं सुन सकते। ये बैट, डॉग हो गए, तो ये जो एनिमल्स है ये ऐसे साउंड को सुन सकते हैं 20,000 से ज़्यादा। और जो बैट है वो अल्ट्रासाउंड भी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उनको रात में दिखाई नहीं देता, वो इसी साउंड के थ्रू जो है फ्लाई करती है, ट्रैवल करती है, शिकार करती है। तो ये रेंज आप याद रखोगे, कौन सी बिलो 20 हर्ट्ज एलिफेंट्स और डॉल्फिन सुन सकती है, ओवर 20 हर्ट्ज बैट, डॉग सुन सकते हैं। और ह्यूमन बीइंग की रेंज है 20 से 20,000। ठीक है, कम वाले जो 20 से कम है वो इंफ्रा साउंड कहलाता है, और 20,000 से ज़्यादा वाला अल्ट्रा साउंड कहलाता है। ये दोनों भी चीज़ें याद रखना है। ये साउंड से रिलेटेड सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने अभी डिस्कस। यहाँ डेसिबल, ठीक है, तो डेसिबल जो है वो साउंड का यूनिट है और हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ये दोनों भी चीज़ें याद रखेंगे। अगर आपसे साउंड या लाउडनेस पूछ रहा है तो आप डेसिबल में दोगे उसका आंसर, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो हर्ट्ज में दोगे। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है वो 10 डेसिबल होती है। डेसिबल का आप यूनिट भी याद रखोगे, स्मॉल डी और कैपिटल बी। सॉफ्ट विस्पर अगर हम करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, तो 30 dB। सिर्फ हम सांस ले रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो 10 dB। थोड़ी धीरे बात कर रहे हैं तो 30 dB। नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं हम तो 60 dB। बिजी ट्रैफिक 70 dB और फैक्ट्री का जो है 80 dB। अब 80 डेसिबल से ज़्यादा जो साउंड होता है वो नॉइज़ क्रिएट करता है। जो अनवांटेड साउंड है, जो हमको डिस्टर्ब करता है, वो कहलाता है नॉइज़। नॉइज़ की भी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो अनवांटेड साउंड दैट डिस्टर्ब अस इज कॉल्ड नॉइज़, और वो होता है 80 dB से ज़्यादा। ठीक है, एवरेज जो है फैक्ट्री की जो रेंज है वो 80 dB होती है। इससे ज़्यादा अगर साउंड प्रोड्यूस करेगा तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन में चला जाएगा। तो ये जो है ये आपको लिस्ट याद रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 10 डेसिबल होती है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, वो है एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सिंबल्स पूछ लेते हैं तो आपको एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स याद होना चाहिए विद देयर एटॉमिक नंबर्स। तो 1 to 20 आप ये याद ही कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोजन का है 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 5 6 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। सल्फर और सिलिकॉन में बहुत कंफ्यूजन होता है, सल्फर का S है और सिलिकॉन का SI है, ये याद रखना है आपको। क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। और कुछ रेयर जो है जिनके नाम से अलग उनका सिंबल बनता है वो यहाँ लिखे हुए हैं। सोडियम,
जिसका लैटिन नेम नाइट्रियम है, यहाँ लैटिन नेम दिए हुए हैं और उसका सिंबल है Na। ठीक है, तो ये थोड़े रेयर वाले हैं जिनको नाम से अलग सिंबल दिया हुआ है। सोडियम को Na लिखते हैं, पोटेशियम को K, आयरन को Fe, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, सिल्वर का सिंबल क्या है Ag, गोल्ड का Au, मर्क्यूरी Hg, लेड Pb, टिन Sn। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेड का जो सिंबल है वो है Pb, याद रखेंगे। टिन का है Sn, एंटीमनी Sb, टंगस्टन W। ये ऐसे रेयर एलिमेंट्स है जिनके सिंबल बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो ये रेयर लिस्ट आप याद रखोगे। टंगस्टन W, एंटीमनी भी पूछा हुआ है, Sb इम्पॉर्टेंट है। ये एलिमेंट्स का टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे 30 एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए हुए हैं, एटलीस्ट आप 20 लर्न करके जाइए। देखिए, ये क्वेश्चन बना था टाइट में, केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एलिमेंट्स का केमिकल बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है। उसका सही आंसर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। जो आखिरी स्फीयर में जो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रोटेट करते हैं, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, अगर वो सिंगल है, दो है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेटल करते हैं, कुछ केमिकल, नया केमिकल बनाते हैं, तो किस पे डिपेंड करता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इज द केमिकल, वो डिसाइड करता है केमिकल बिहेवियर एलिमेंट का। तो ये याद रखेंगे, कोई भी एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर किस पे डिपेंड होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड होता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आप नाम याद रखेंगे। देखिए यहाँ पिक्चर में दिख रहा है इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए, वैलेंस। ठीक है, तो ये दूसरे एलिमेंट से मिलके कॉन्फ़िगरेशन को सेटल करते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है 10 एलिमेंट्स की। हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 0। पूछ सकता है कौन से एलिमेंट में 0 वैलेंस होती है, जिसकी वैलेंसी 0 है, तो हीलियम। लिथियम में 1, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 2, फ्लोरीन में 1, वैलेंसी ऑफ नियॉन 0। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, उस पर ये वैलेंसी डिपेंड करती है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, SI यूनिट पे क्वेश्चन बना ही है 2017। अगर प्रीवियस ईयर पेपर निकालते हो आप तो उसमें क्वेश्चन बने हुए हैं। ये टाइम का है सेकेंड, मास ग्राम, डिस्टेंस मीटर, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर या लीटर। लीटर तो हमको पता है लिक्विड का होता है, लेकिन क्यूबिक मीटर पता नहीं होता, तो वो याद रखेंगे। m क्यूब जो है वो वॉल्यूम का SI यूनिट है। फोर्स का है न्यूटन, एनर्जी का है जूल, पावर वाट, करंट एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, रेजिस्टेंस ओम, प्रेशर पास्कल, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, अभी हमने देखा, नंबर मोल। ठीक है, और उसके सिंबल भी आपको याद रखना है। आई का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में। आई स्ट्रक्चर आपको देख सकते हो आप, यहाँ पे सारे ही जो है लेबल किए हुए हैं। एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो आईलिड होता है जो प्रोटेक्ट करता है डस्ट से, कोई भी फॉरेन पार्टिकल को आईज में एंटर होने से। सबसे पहला जो पार्ट है आईज का है वो है कॉर्निया, वाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट। क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, लाइट को पास होने के लिए अलाउ करता है और इनर पार्ट को आईज के प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया जो वाइट कलर का है, वाइट ट्रांसपेरेंट है, लाइट को अलाउ करेगा अंदर और इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉर्निया के जस्ट बाद और एक चीज़ इंपॉर्टेंट कॉर्निया से रिलेटेड, जब हम आई डोनेट करते हैं तो कॉर्निया जो होता है उसी को हम डोनेट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, स्मॉल ओपनिंग इन द इरिस। तो स्मॉल ओपनिंग जो होती है इरिस में जस्ट आफ्टर द कॉर्निया इज प्यूपिल, और ये भी क्या करती है, लाइट को अलाउ करती है एंटर होने में। जब हम ज़्यादा डार्क में या ज़्यादा रोशनी में जाते हैं तो इसका साइज ही जो है एडजस्ट होके लाइट को अलाउ। ठीक है, इरिस जो है वो कलर, आँखों का कलर अगर पूछ ले किस पे डिपेंड करता है तो ये इरिस देता है। किसी की ब्राउन होती है, ब्लैक होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है, तो कौन सी चीज़ पे डिपेंड होता है, इरिस पे। ठीक है, ये इरिस का कलर होता है। डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कलर पार्ट है आइज का, और अमाउंट ऑफ लाइट, अब कितनी अमाउंट में लाइट जाना चाहिए
वो डिसाइड करेगा इरिस। सिर्फ लाइट को कौन अलाउ करेगा, कॉर्निया और प्यूपिल। और कितने अमाउंट में जाना चाहिए, बंद करना है, कितना ज़्यादा लेना है, कम करना है, अमाउंट अगर आ जाता है तो इरिस करता है। फिर उस इरिस के बाद नेक्स्ट है लेंस। ठीक है, अब हमारी आंखों में लेंस नहीं होती है, ये सेल ही होता है एक्चुअल में। और ये कौन सी लेंस है, नेचर ने जो हमको दी है वो है कॉन्वेक्स लेंस। ये भी याद रखेंगे आप कि आईज में कौन सी लेंस होती है, कॉन्वेक्स लेंस होती है। लेंस नहीं होती है एक्चुअल में, वो सेल होती है, लेकिन वो कॉन्वेक्स शेप में होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी लेंस होती है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स लेंस होती है। फोकस ऑल लाइट एट वन पॉइंट, और ये क्या करते हैं, पूरी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये लेंस। ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। फिर आ जाते हैं हमारे सीलियरी मसल्स जो लेंस के आसपास होते हैं। अगर जो है लाइट हम दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती है। ठीक है, और अगर हम नज़दीक से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो हमको थोड़ा स्ट्रेस आता है। देखते होंगे आप, अगर बहुत नज़दीक से हम कोई चीज़ देखते हैं तो स्ट्रेस आता है, तो सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये सीलियरी मसल्स जो है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दूर है तो रिलैक्स रहेंगी सीलियरी मसल, नज़दीक है तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। फिर आ जाता है इनर लेयर ऑफ द आईबॉल इज रेटिना। अब ये हम पीछे की तरफ चले गए आँख के। अभी हमने सामने का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, अब अंदर के तरफ जो इनर लेयर है वो कहलाती है रेटिना। और इसी पे जो है इमेजेस बनती है जो हम देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल्स, बहुत सारे नर्व सेल्स से मिलके बनी होती है। तो दो टाइप के मेन नर्व सेल्स होते हैं, इस पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। एक होते हैं कॉन सेल्स और एक होते हैं रॉड सेल्स। कॉन सेल्स जो है वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, और रॉड सेल्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए। दो टाइप के सेल्स होते हैं इसमें रेटिना में। ठीक है, कॉन सेल्स और रॉड सेल्स, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। कॉन मीन्स लाइट सेंसिटिव, रॉड मीन्स डिम लाइट सेंसिटिव। कॉन सेल्स मीन्स ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए, और रॉड सेल्स डिम लाइट में सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है रेटिना, इसी पे इमेज बनता है। और एक चीज़, आईज हमारी जो है वो कैमरे की तरह फंक्शन करती है। नर्व डेट कनेक्ट्स आई टू ब्रेन। अब क्या होगा, ऑप्टिक नर्व आ जाएंगी रेटिना के बाद। ये नर्व्स क्या करती है, हमारी आईज को डायरेक्ट किससे कनेक्ट करेंगी, ब्रेन से। सारे ब्रेन को सिग्नल्स ये पहुंचाएंगी, और ये पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचाएंगी, ये आईज की ब्रेन को। फिर आ जाता है हमारा एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वस ह्यूमर हमारा रहता है कॉर्निया में, वाटरी मटेरियल होता है, न्यूट्रिशन देता है, आईज को गीला रखता है, न्यूट्रिशन देता है। और विट्रस जो होता है वो जेली लाइक होता है, चिपचिपा होता है, ट्रांसपेरेंट तो रहेगा ही, और सपोर्ट देता है ये आईज को। विट्रस ह्यूमर अंदर की तरफ रहेगा। एक्वस, एक्वा मीन्स पानी, पानी वाला ऊपर की तरफ रहेगा कॉर्निया के पास। ठीक है, एक्वस एंड विट्रस, ये दोनों भी चीज़ें याद रखना है। बहुत सारे हमने इम्पॉर्टेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस देखे आईज के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पार्ट्स से और इनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इमेज फॉर्म बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेटिना पे इमेज बनती है ह्यूमन आई के थ्रू वो कैसी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग लिख के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेटिना पे कौन सी इमेज फॉर्म होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ह्यूमन आई एक्ट लाइक अ कैमरा। ठीक है, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, कैमरा की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है फेवरेट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस के लिए। रेट एट विच द चार्ज फ्लो थ्रू दिस सरफेस, ऐसे रेट में जब चार्ज फ्लो होता है सर्किट में तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऐसा यूनिट है एम्पियर, याद रखेंगे। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 CF/S। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू Q/T। हम कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट याद रखना है एम्पियर। एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। टाइप्स पूछ लेता है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट।
डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन, और अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ये दोनों भी टाइप्स आपको याद रखना है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है ये, V मीन्स वोल्टेज, ठीक है, और R मीन्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या है यूनिट, ओहम, अभी हमने देखे, ऐसा यूनिट्स भी आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। ओम्स लॉ अगर पूछ ले आपको फॉर्मूला, तो होता है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट है। और ये किन्होंने बताया था, जॉर्ज साइमन ओहम ने, ठीक है, इसको ही ओहम्स लॉ कहते हैं, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, हमारी एबिलिटी काम करने की कहलाती है। एनर्जी, जो काम करने के लिए हम एनर्जी लगाते हैं वही हमारी एनर्जी है, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो याद रखना है, जूल्स, जिसको कैपिटल जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी होती है, जिसमें मेन दो टाइप है, पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। इनका आप टेबल बना के याद रखोगे। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जो हम लगाते हैं, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इलास्टिक हो गया, इलास्टिक को हम स्ट्रेच करते हैं तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। फिर हम छोड़ेंगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये भी क्या है, ज़मीन अपनी पोटेंशियल एनर्जी लगा रही है, ठीक है, जो उसके अंदर मौजूद है ऑलरेडी। केमिकल एनर्जी भी पोटेंशियल, इसमें क्या जो है सेल के अंदर की एनर्जी यूज़ हो रही है। जिसपे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसमें चीज़ों का मूवमेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है करंट फ्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगी, वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चीज़ मूव नहीं होती, हम अपने पोटेंशियल अंदर से एनर्जी लगाते हैं जो वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, चेंजेस नहीं होते। और काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होते हैं, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। साउंड एनर्जी में क्या हो रहा है, हमारा साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट हो रहा है। रेडिएंट एनर्जी में क्या हो रहा है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सोर्सेज क्या है एनर्जी के, कन्वेंशनल सोर्स है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम वापस ला नहीं सकते हैं ना। तो कन्वेंशनल सोर्स में आ जाता है हमारा पेट्रोलियम, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फायरवुड, स्ट्रॉ, ड्राई डंग। ये जो है क्या है, ये जो है लिमिटेड है हमारे पास, ख़त्म होने भी हो भी सकते हैं अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ ना करें। पेट्रोल है, डीजल है, तो ये कैसे सोर्स है, कन्वेंशनल सोर्स है जो लिमिटेड है। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या हो जाएंगे, बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो हमारे नेचर से हमको मिल रही है। सन की एनर्जी जो है अनलिमिटेड है, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल है, हमको मिलती ही रहेंगी, ख़त्म नहीं होंगी ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। सो आपको ऐसे भी याद रखना है कि कन्वेंशनल सोर्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, जो हमको वापस नहीं मिलेंगे, लिमिटेड है कन्वेंशनल सोर्स। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है वो जो है रिन्यूएबल है, हमको मिलते रहेंगे। सोलर एनर्जी हमको हमेशा मिलेंगी, है ना। विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो हमारे नेचुरल सोर्सेज है वो हमेशा नॉन कन्वेंशनल रहेंगे, जो कि है रिन्यूएबल, ओके। तो ये दोनों भी सोर्सेज आपको, उनके टाइप्स, उनके अल्टरनेटिव नाम भी याद रखना है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सेल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट है, ये बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ का, सेल, ठीक है। और कुछ एनिमल्स जो है मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ होते हैं यूनिसेलुलर, तो वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये है आपका सेल का स्ट्रक्चर। इसमें से बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, लाइसोसोम्स को जो है सुसाइड बैग्स कहते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट करता है सेल को, है ना। और ये जो है गोल्गी अपैरेटस आपको याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या कहते हैं इनको, सब चीज़ों को सेल ऑर्गेनेल्स,
तो प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो ये भी आपको इनके डिफरेंसेस याद, पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। प्लांट सेल जो है लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, एनिमल सेल जो है वो छोटे होते हैं साइज में। इस प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड्स जिसको कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो है पेरिफेरल लाइज ऑन वन साइड, एक साइड में होता है इसका न्यूक्लियस, जिसके कंपेयर में एनिमल का न्यूक्लियस सेंटर में होता है। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट और इसमें सेंट्रियोल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंस टेबल आपको पता होना चाहिए क्योंकि डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइट का, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन कब होता है? जब इंसिडेंट रे पड़ती है सरफेस पे, यहाँ आप देख सकते हो, और फिर रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, सरफेस पे से ही टकरा के वापस जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होता है, ये याद रखेंगे आप। ये लॉ है रिफ्लेक्शन का। जिस पर इंसिडेंट रे अगर सरफेस पे पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट ना होते हुए अंदर चले जा रही है, ये आपका वाटर का काम हो रहा है, ठीक है। वाटर के अंदर चले जा रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को डिफरेंस समझेंगे। रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, अंदर जा रही है। तो इंसिडेंट रे एक एंगल बना रही है और एक रिफ्रैक्टेड रे जो है एक एंगल बना रही है। डाइवर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो एक वाइट लाइट जो है सनलाइट से निकलती है, वाइट लाइट होती है और वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। विबग्योर जिसको हम कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसमें वायलेट की वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होती है और रेड की सबसे कम। यहाँ आप देख सकते हो वायलेट का जो है मैक्सिमम डेविएशन है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और रेड की जो है वो लीस्ट है, सबसे कम है, ठीक है। लेंसेज के टाइप्स होते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस होती है और एक होती है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये टाइप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन क्वेश्चन जो बनता है इसमें वो बनता है मायोपिया से, जो एक आई साइट की एक डिसीज़ है, ठीक है। नियर साइटेडनेस बोलते हैं जिसको, जिसमें क्या होता है कि जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो जो है अच्छे से हमको दिखती नहीं है और इसको मायोपिया कहते हैं। और इसमें जो इसके क्योर के लिए लेंस यूज़ होती है वो यूज़ होती है कॉन्केव लेंस। ये आप लिख के रखिए, मायोपिया को अगर हमको ट्रीट करना है तो हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप नॉर्मल विजन देख रहे हो जिसमें रेटिना पे इमेज बन रही है, लेकिन मायोपिया में क्या होता है, रेटिना पे इमेज नहीं बनती है क्योंकि ये जो लेंस है यहाँ पे हमको जो है कॉन्केव लेंस लगाएंगे, तो फिर वो हम लोग जो चश्मा पहनते हैं कॉन्केव लेंस वाला, उससे फिर ये डिफेक्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। थोड़ा सा बड़ी बड़ी आँखें होती हैं इन लोगों की, मायोपिया की जो डिसीज़ जिनको होती है ना, उनकी जो आँखें ऐसी फैली हुई बड़ी बड़ी होती है। फिर एक नेक्स्ट डिसीज़ है फार साइटेडनेस, जिसको हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं, जिसमें दूर का दिखने में प्रॉब्लम होती है, दूर का दिखाई नहीं देता है। और इसमें कौन सी लेंस यूज़ करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे इसमें। और यहाँ पे जो है इमेज जो है बहुत ज़्यादा आगे जाके बन जाती है। एक चीज़ और समझ लेंगे, जहाँ ये ऑप्टिक नर्व दिख रही है ना आपको, भी हमने डिस्कस किए, जो ऑप्टिक नर्व्स अंदर जाती है, ब्रेन को सिग्नल देती है, वहाँ पे एक स्पॉट होता है, उसको कहते हैं ब्लैंक स्पॉट, जहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होता, दोनों के बीच में होता है नर्व्स के, और यहाँ पे जो है कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होता, उसको कहते हैं ब्लैक स्पॉट। याद रखेंगे इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है, ब्लैंक स्पॉट, ठीक है, ब्लैंक स्पॉट। कुछ कंपाउंड्स की केमिकल फॉर्मूलाज पूछ लेते हैं, जैसे सॉल्ट का NaCl है, टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं, सुक्रोज का C12H12O11 है। एसिटिक एसिड फेवरेट क्वेश्चन है, विटामिन C का जो है नाम क्या है, उसको एसिटिक एसिड कहते हैं, और उसका फॉर्मूला पूछ लेता है, वो है C2H3O2, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला C2H3O2। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा जो हम यूज़ करते हैं खाना बनाने में उसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला भी आप याद रखोगे।
ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, विनेगर CH3COH, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं उसको केमिकल नेम, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, सॉरी विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ब्लीच सोडियम पर बोरेट NaBO3, बोरैक्स सोडियम टेट्राबोरेट। ये ब्लीच का तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विनेगर ये आपको पता होना चाहिए इनके केमिकल फॉर्म। होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए और आपको कौन से टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं जिस पे आपको वीडियोस चाहिए। और बने रहिए चैनल के साथ, आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स IBPS पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस आपको अभी मिलेंगे इंशाल्लाह। कुछ 20 डेज़ तक मैं कंटिन्यूस वीडियोस बनाती रहूँगी आपके लिए डेली। तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।